हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हमने बेटा जब अपनी क्लास में अपना टॉपिक खत्म किया है बेटा जी बायोमोलिक्यूल, जिसमें हमने पॉलीसेकेराइड्स को खत्म कर दिया है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे ऐड ऑन करनी है। किस में ऐड ऑन करनी है? हम लोगों ने बेटा जी जब टॉपिक पढ़ा था अपना सेल साइकिल, तो वहां पे कुछ चीजें अपनी रह गई थी, हम उस चीजों का इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो चलिएगा बात करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहला पॉइंट आता है सेल साइकिल रेगुलेशन। इसकी मैंने बातें करना शुरू किया था आपसे विद इन द क्लास, हमने बातें करना शुरू कर दिया था। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आपने कहा सर सेल साइकिल रेगुलेशन वर्ड का क्या मतलब है, तो मैं एक लाइन बोलूंगा। सेल साइकिल में बेटा जी डिफरेंट टाइप के चेक पॉइंट्स होते हैं। सेल साइकिल में बेटा डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। अब आप कहोगे सर चेक पॉइंट क्या होता है, तो मैं उसका आंसर देना चाहूंगा आपको। यहां पे चेक पॉइंट आर द specific point where progression of a cell in next phase is halted until all event of the previous phase get completed। पॉइंट को समझ के देखते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। ये तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बोली, पर इस डेफिनेशन को मैं और अच्छी तरीके से बात करूंगा जब मैं आपके साथ और थोड़ा सा चीजें लिखता हूं, तो और अच्छी बात समझ में आएगी। देखिएगा मैं क्या बात आपसे कर रहा हूं। श्रुति बेटा, आपने कहा सर ये हमारी सेल साइकिल है। सर ये हमारी सेल साइकिल है, तो सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं। सर यहां हमारा एम फेज खत्म हुआ और अब हमारा पहला फेज आया। वो पहला फेज है बेटा जी हमारा यहां पे G1 फेज। और एम फेज में सर हमारा सेल टूट के दो सेल बनी। तो एक पॉइंट समझ के देखो, मैं पहला पॉइंट बोलूंगा G1 चेक पॉइंट। मैं पहला पॉइंट बोलूंगा G1 चेक पॉइंट। अब इस चेक पॉइंट का काम क्या है? ये सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि जब एम फेज में डीएनए आपका डिवाइड हुआ और कैरियोकाइनेसिस हुआ और सर सेल का डिवीजन हुआ, दो सेल बनी, तो क्या ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस कोई डीएनए में डैमेज तो नहीं आ गया है? क्योंकि अब ये सेल साइकिल आगे फिर डिवाइड करेगी। और सोचिएगा अगर ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस डीएनए में कोई डैमेज आ गया, तो उस डैमेज की सेल ही अगर आगे डिवाइड करेगी तो वही डैमेज आगे क्या करेगा, आपका प्रोसीड करेगा, पास ऑन करेगा। बट हम ऐसा तो नहीं करवा सकते ना। तो हम पॉइंट को समझ के देख रहे हैं क्या बेटा जी। यहां पे G1 चेक पॉइंट ने सबसे पहले चेक किया डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज कि कहीं एमफेज के बाद जब सेल ने अपना एमफेज खत्म किया, कैरियोकाइनेसिस खत्म किया, साइटो खत्म किया, तो कहीं डीएनए में कोई डैमेज तो ना आ गया, कहीं डीएनए में कोई ब्रेक्स तो नहीं लग गई। तो ये सबसे पहले उस डीएनए डैमेज को चेक करेगा और ये पाएगा कि डीएनए में कोई डैमेज नहीं है, तो ये सेल को तैयार करेगा फॉर द नेक्स्ट सेल साइकिल। उस टाइम पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द एस फेज। और अब अगर वो एस फेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, तो उसे रॉ मटेरियल बनाना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। एस फेज की वो तैयारी करेगा, अपने एस फेज की तैयारी करेगा G1 फेज में। तो जब तक कि सेल अपनी वो सारी तैयारी कंप्लीट नहीं कर लेता है, एस फेज में एंटर करने से पहले अपनी सारी तैयारी पूरी नहीं कर लेता है, तब तक वो डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू नहीं होने देगा। तो ये काम कौन संभालेगा? G1 चेक पॉइंट संभालेगा। तो मैंने कहा ना आपको,
चेक पॉइंट एक उस पॉइंट का नाम है, चेक पॉइंट एक उस पॉइंट का नाम है जहां पे सेल का जो प्रोग्रेशन है तो नेक्स्ट फेज में उसे रोका जाएगा जब तक कि उस प्रीवियस फेज में जो काम होना चाहिए तो वो काम हो ना जाए, तब तक उसे अगले फेज में जाने नहीं देगा। और ये वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कहला रहा है बेटा, यहां पे चेक पॉइंट। उसने पहला काम किया डीएनए डैमेज को चेक करना। उसने ये पाया, ये देखा कि डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, और अगर उसमें कोई डैमेज है तो उसने भैया जी उसे आगे प्रोसीड करवाया कि चलो अब सेल रेडी है तो भैया जो आगे लेके जाएगा। तो उसने सबसे पहला काम किया डीएनए डैमेज को चेक किया। सेकंड बेटा जी रॉ मेटेरियल सिंथेसिस फॉर एस फेज और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स डबल हुए, ये सब बात उसने यहां पे चेक कर ली। कौन से वाले ने? G1 चेक पॉइंट में। अब आपने कहा सर इसके बाद अगला चेक पॉइंट आया, और अगला चेक पॉइंट जो आता है हम कहते हैं अगला फेज आता है एस फेज, और इस फेज में डीएनए हो गया डबल। अब समझो डीएनए डबल हुआ, और डीएनए डबल होने के बाद आपका अगला फेज आता है वो है बेटा जी G2 फेज। अब मानसी बेटा सोच के देखो, एस फेज में डीएनए डबल अभी हुआ भी नहीं था कि भैया उससे पहले ही आपका G2 फेज स्टार्ट हो गया, तो भैया जी काम कैसे चलेगा? तो यहां पे क्या होगा, एस फेज चेक करेगा, इसका चेक पॉइंट चेक करेगा वेदर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा बेटा जी एस चेक पॉइंट चेक करेगा डीएनए रेप्लिकेशन इज प्रॉपर, कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपरली हुआ है और डीएनए आपका कंप्लीट हो गया है, ये बात वो चेक करेगा एस फेज का चेक पॉइंट। जब वो पाएगा कि यस ये काम हो गया है तो वो उसे लेके जाएगा बेटा जी एस फेज में, तो वो उसे लेके जाएगा एस फेज में। जब तक कि डीएनए रेप्लिकेशन पूरा नहीं हो जाता प्रॉपरली, तब तक वो उसे अगले वाले फेज में जाने नहीं देगा, उसे रोक के रखेगा। उसके बाद बात आती है G2 फेज में, तो मैं कहूंगा G2 चेक पॉइंट यहां पे बात होती है कि वो फैक्टर्स बनके तैयार होंगे जो एक डीएनए को कंडेंस कराएंगे और कंडेंस करा के उसे क्रोमोसोम बनवाएंगे। सेकंड बात, यहां पे स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमें माइक्रोट्यूब्यूल बनाना है, हमें ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाना है, तो वो सब चीजें बनी कि नहीं बनी, वो सब चीजों को चेक किया जाएगा G2 चेक पॉइंट के द्वारा। मैं मेनली कहूंगा G2 चेक पॉइंट में चेक किया जाएगा बेटा जी अबाउट द एमपीएफ के बारे में। आप लोगों को मैंने बताया था मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट किया जाएगा G2 चेक पॉइंट के अंदर कि भाई जी अब सारा काम बन चुका है, और अगर सारा काम बन चुका है, सारा रॉ मटेरियल बन चुका है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन चुका है और डीएनए को कंडेंस करने वाली प्रोटीन्स बन चुके हैं, तो सेल आपकी माइग्रेट होके जाएगी बेटा जी आपके एम फेज में। तो मैं कहूंगा इस तरह से बेटा जी एमपीएफ को एक्टिवेट किया जाएगा और ये सब काम बेटा जी आपका G2 में चेक किया जाएगा। तो अब मैं चीजों को समराइज करता हूं और आपको समझाता हूं बातें। चेक पॉइंट एक उस पॉइंट का नाम है जो ये चेक करता है कि जी इस फेज में जो होना था वो हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो वो सेल को अगले फेज में नहीं जाने देगा जब तक कि वो काम पूरा हो नहीं जाता। ये है चेक पॉइंट। अब आप कहोगे सर ये रेगुलेट कैसे होगा, शुरू से दिमाग में आ रहा होगा ये चीज सर रेगुलेट कैसे होगी, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम नोन एज CDK। फुल फॉर्म होती है एंजाइम की बेटा जी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज चेक करेगा, या ये वो एंजाइम है जो ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट ये डिपेंडेंट है किस पे बेटा, साइक्लिन प्रोटीन पे। तो हम ऐसा कुछ कहते हैं, सपोज कीजिएगा ये है बेटा जी हमारा CDK, ये फिलहाल बेटा जी इनएक्टिव फॉर्म में है,
इसके साथ बेटा जी आके बंधा एक स्पेसिफिक साइक्लिन, तो आपने कहा सर ये अगर आके बंधेगा यहां पे, तो सर ये बना एक ट्रांजिशन जोन। अब आपने कहा सर इसके बाद क्या होता है, एक एटीपी टूटता है और क्या बनता है बेटा जी, एडीपी। और आपने कहा सर ये है हमारा सीडीके, ये है बेटा जी हमारा साइक्लिन, और इस पे अटैच हो गया बेटा जी हमारा एक फॉस्फेट। और मैं कहूंगा अब ये क्या है बेटा जी हमारा एक्टिव, ये क्या हमारा एक्टिव, और ये कराएगा बेटा जी हमारा ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू नेक्स्ट फेज और अनदर फेज। एक फेज से अगले फेज में लेके जाने का काम कौन करेगा, अब ये कॉम्प्लेक्स करेगा। नाम क्या है उसका, यहाँ पे सीडे के प्लस साइक्लिन प्लस उस पे क्या लग गया, फॉस्फेट लग गया। तो आपको याद रखना है सीडी के जो नॉर्मल होता है बेटा जी वो आपका इनएक्टिव होता है। अगर बाय चांस आपके पेपर में चिंकी क्वेश्चन आ जाए सीडीके को एक्टिव करने वाले क्या फैक्टर है, तो पहला फैक्टर क्या है बेटा जी, स्पेसिफिक साइक्लिन, स्पेसिफिक साइक्लिन प्रोटीन, और दूसरा बेटा जी फॉस्फोराइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फोराइलेशन। जिनकी फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ये जब दो चीज हो जाएगी तो इन दो चीजों की वजह से वो क्या होने वाला है बेटा जी आपका यहाँ पे एक्टिव होने वाला है, और फिर ये ट्रांजिशन कराएगा उसे वन फेज से नेक्स्ट फेज के अंदर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इस तरह से उसका ट्रांजिशन होता है, उसे हर जगह चेक किया जाता है कि जो काम होना चाहिए तो काम हुआ या नहीं हुआ। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। आपका टॉपिक आता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल साइकिल। तो आपने कहा सर सेल साइकिल हमने मेनली दो तरह की पढ़ी, और पहली सेल साइकिल हमने जो पढ़ी वो है बेटा जी माइटोसिस। अब लग बेटा क्वेश्चन बनता है माइटोसिस का सर क्या फायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है। तब सोचो बेटा जी, मैं सबसे पहली बात बोलता हूं ग्रोथ। भाई आपने कहा सर हम मम्मी के पेट में जब पैदा हुए उस टाइम पे हम जायगोट थे, हम एक सेल के थे, और सर इसी सेल ने बार बार अपनी सेल साइकिल की और यहां पे चला सेल डिवीजन, और सर बना मास ऑफ सेल। क्या बना बेटा जी, मास ऑफ सेल। और आपने कहा सर वो बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर भैया जी यहां पे डिवीजन भी चलता रहा और साथ में डिफरेंशिएशन भी हुआ सेल्स का, और सेल्स ने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर और ऑर्गन बनाने शुरू कर दिए। तो आपने कहा सर इसकी वजह से यहां पे एट लास्ट पूरा का पूरा एक बच्चा बन के तैयार हो गया। तो आपने कहा सर ये जो हमारी ग्रोथ हो रही है, ये एक वो है जो न्यूली बोर्न बच्चा है, एक बेबी है, इसकी बर्थ हुई, अब इसकी ग्रोथ हो रही है, इसका साइज बढ़ने लग रहा है क्योंकि लगातार सेल्स यहां पे क्या कर रही है, अपने आप को डिवाइड कर रही है। तो मैं सिंपल से एक बात बोल रहा हूं यहां पे कि जो भी आपकी ग्रोथ है उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है बेटा जी, सेल का डिवीजन होना, सेल का डिवाइड होना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं दूसरा पॉइंट बोलता हूं, आपने कहा था कि जब सर सेल इंटरफेस में अपने आप को प्रिपेयर करते थे उसके दौरान उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाता है, तो सेल साइकिल के दौरान अपने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स
को क्या रखती है बेटा जी यहाँ पे, कांस्टेंट रखती है और मेंटेन करने की कोशिश करती है, या फिर कह सकते हो कांस्टेंट रखती है या फिर मेंटेन रखती है। तीसरी बात आप कह सकते हो सर रिपेयर। रिपेयर कैसे समझ सकते हो कि सर हमारी स्किन की सेल है, जो ओल्ड सेल है वो मरती रहती है, उसकी जगह नई सेल बनती रहती है। वाउंड की हीलिंग, आपके यहां घाव हो गया, आपने कहा सर मेरा ये हाथ है, ये यहां से कट गया, जब अगर ये हाथ कटा तो यहां पे सर एक घाव हो गया, उस घाव की हीलिंग करने का जो काम था वो तभी हो पाएगा जब यहां पे सेल अपने आप को क्या करेगी बेटा जी, डिवाइड करेगी। या आप ये कह सर हमने ब्लड को पढ़ा था, ब्लड में हमने कहा था आरबीसी की लाइफ 120 दिन, डब्ल्यूबीसी की लाइफ है कुछ दिन की बेटा जी। तो आप कहोगे ये सेल जब मरती है तो नई सेल बनती है, तो वो जो रिपेयर का काम चल रहा है और नई नई सेल्स बनती रहती है विद द टाइम, वो किस प्रोसेस से बनती है बेटा जी, यहां पे माइटोसिस से बनती है, हाँ या ना। इवन आप ये कह सकते हो इट ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे कि जो भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसकी बात कर रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो जब भी होता है बेटा जी, उसमें जो टाइप ऑफ द डिवीजन होता है वो कौन सा होता है बेटा जी, माइटोसिस होता है। तो यस, इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन इन द लोअर ऑर्गेनिज्म, हाँ या ना। आप ही कहते सर एक प्लांट थ्रू आउट द लाइफ अपने आप को डिवाइड करता रहता है और अपने आप को ग्रो करता रहता है, सर वो हमेशा ग्रो करता है थ्रू आउट द लाइफ, तो उसके अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, वो किसकी वजह से, मैं कहूंगा बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, वो ग्रोथ करता रहता है लाइफ टाइम। ये सब प्रोसेस भैया जी माइटोसिस की वजह से ही तो हो रहा है। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट और सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। ऐसे कोई आपसे बातें करे सर मियोसिस का क्या फायदा है, तो आप एक बात को समझ के देखिएगा, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। समझ के देखो बेटा जी, सर ये मेल का साइन है, ये सर फीमेल का साइन है, यहां पे सर है 23 पेयर क्रोमोसोम, यहां भी है बेटा जी 23 पेयर क्रोमोसोम। सर यहां पे हुआ मियोसिस और सर पेयर क्रोमोसोम हो गए अलग अलग, और आपने क्या कहा सर 23 हो गए अलग और 23 हो गए सर अलग। यहां पे भी सर हुआ मियोसिस और सर 23 क्रोमोसोम हो गए अलग और 23 हो गए अलग। ऐसे अंशु बेटा पूरा पेयर जो था, जोड़ा था, वो अलग अलग हो गया। तो आपने कहा सर ये दोबारा फिर मिला और यहाँ पे प्रोसेस हुआ बेटा जी सिनगेमी का, यहाँ प्रोसेस हुआ बेटा जी फर्टिलाइजेशन का, और मानसी बेटा मिलके दोबारा फिर कितने हो गए 23 पेयर हो गए। तो ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन बेटा जी आपके क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखा जाता है, उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है बेटा जी, यहाँ पे आपका मियोसिस। और आप ऐसे भी कह सकते हो मेंटेन क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले पॉइंट पे आते हैं। ईशा बेटा आपने कहा सर लाइफ को आगे अगर प्रोसीड करना है तो उस बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें क्या आने चाहिए बेटा जी, बदलाव आने चाहिए, तभी इवोल्यूशन होगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये फेवर करता है वेरिएशन को एंड इवोल्यूशन को। आपने पढ़ा था मियोसिस के अंदर बेटा जी जो हमारा पैकेटिंग स्टेज होता है उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर होती है तो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और बदलाव आता है, और जब अगर नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, नए बदलाव आएगा तो वो लीड करेगा किसको बेटा जी यहाँ पे, इवोल्यूशन को। तो ये सब बेटा जी फायदे हैं मियोसिस के।
अब एक और बात को समझते हैं, सर मियोसिस होता कितने प्रकार का है? तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मियोसिस बेटा जी 3 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है बेटा जी यहां पे गैमेटिक मियोसिस, occur during gamete formation। दूसरा होता है बेटा जी यहां पे आपका जाइगोटिक मियोसिस, occur in जाइगोट। और तीसरा मैंने आपको बताया था बेटा जी स्पोरिक मियोसिस, occur during स्पोर फॉर्मेशन। अब पॉइंट आता है सर एग्जांपल क्या है, तो मैं कहूंगा गैमेटिक का क्या कहोगे, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनमें कौन सा होता है बेटा जी आपका यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस। जो भी बेटा जी आपकी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है बेटा जी आपका यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस। और इन द केस ऑफ प्लांट एक्सेप्ट एल्गी, एक्सेप्ट एल्गी, एल्गी को खुद एप्लॉइड है तो मैं कहूंगा उसके अंदर तो जाइगोटिक मियोसिस होता है, पर आपके बाकी जो प्लांट उनमें बेटा जी कौन सा होता है यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस होता है। जो भी हमारे प्लांट उनमें स्पोरिक होते हैं, किसको छोड़ दे बेटा जी यहाँ पे एल्गी को छोड़ दे। तो ये सब बातें हमने की है आपसे क्लास में। चलिए छोटा सा रिवीजन हो गया यहाँ पे इसका। अब एक और टॉपिक आता है वंशिका पन्नू, और टॉपिक क्या आता है बेटा जी कि हमने सर पढ़ा था एक और भी नाम एमाइटोसिस। इसके सर क्या फीचर है तो सुनना जरा फीचर को, डीएनए कंडेंसेशन नॉट ऑकर, और डीएनए क्रोमेटिन की ही फॉर्म में रहेगा। एक और पॉइंट को समझो बेटा जी, क्रोमोसोम नेवर विजिबल, वो कभी भी विजिबल नहीं होते हैं। डीएनए कभी कंडेंस होकर क्रोमोसोम को बनाता ही नहीं है बेटा जी यहां पे। नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, कोई यहां पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता। फिर आपको उसे डिवाइड कैसे होगा, मैं कहूंगा डायरेक्ट डिवीजन होता है, ऐसे न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूटेगा यहां पे। तो मैं कहूंगा बेटा जी डायरेक्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल। यहां पे 7 मतलब डायरेक्ट डिवीजन होता है, कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती। अब आप कहोगे सर साइटो कैरियो का स्टेप बाय स्टेप होगा, तो मैं कहूंगा बेटा जी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस ओकर टुगेदर, साथ साथ होते हैं बेटा जी। अब आप कहोगे सर ये होता किन में, इनके कुछ एग्जांपल तो दे दो हमें। तो याद रखना है बेटा जी मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर जो बेटा जी मेगा न्यूक्लियस होता है या मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो डिवीजन है बेटा जी वो कैसा होता है आपका एमाइटोसिस होता है। इसके अलावा और कुछ बातें नहीं है बेटा जी। आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका टॉपिक सेल डिवीजन। अब हम कल से बेटा जी अपना जूलॉजी का टॉपिक शुरू करेंगे क्लास में, और टॉपिक का नाम होगा बेटा जी लोकोमोशन या मूवमेंट एंड लोकोमोशन। चलिएगा, थैंक यू बेटा।